हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाऊंगी पीएफआरडीए ग्रेड ए के। तो यहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम आपको 21 से लेकर जो भी अभी तक एग्जाम्स आपके हुए हैं वो सभी कवर करते हुए चलें। तो इसमें हम आपके फेज 1 पेपर 2 कवर करेंगे और फेज 2 पेपर कवर करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फेज 1 पेपर 2 कवर करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? हार्डली चांसेस है कि एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बहुत हार्ड चांसेस है। बट पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और किस अप्रोच से पढ़ना है, ये हमें अच्छे से समझ आ जाता है। और कौन सी चीजें हैं जिस पर पीएफआरडीए का मेन फोकस रहता है, वो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो हमारी एक ऐसी प्रिपरेशन, मतलब क्या है कि अगर आप एक ऐसे रास्ते चल रहे हो जहां पर आपको यही नहीं पता है कि इस रास्ते पर चलने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा होता है, राइट। यहाँ पर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते, बट एक ऐसा रास्ता जहां हमें सब कुछ पता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितनी स्पीड में हमें जाना है, कौन सी साइड हमें चलना है, तो हम यहाँ पर उस रास्ते से सेफली क्रॉस कर लेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये मेथड यूज करना है, इसी का यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का यूज होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में बात हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ईसॉप्स हैं उन्हें ऑफर किया गया है 75 रुपीज पर। अब आपको पता है ये डिस्काउंट प्राइस पर दिए जाते हैं, जबकि जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो हो गई है 90 रुपए। अब जब हम इसको एक्सरसाइज करने वाले हैं उस डेट में हमारा मार्केट प्राइस है 84 रुपीज। तो फेयर वैल्यू हमारे ऑप्शन की क्या होगी? ऑप्शन है 75 रुपीज, 9 रुपीज, 15 रुपीज, 6 रुपीज और 84। अब कैसे निकालोगे? यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस कौन सा दिया गया है और किस दिन आपको एक्सरसाइज करना है इस ऑप्शन को। एक्सरसाइज करना मतलब यहाँ पर किस दिन आप इन शेयर्स को खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें हमारे ईसॉप्स का फेयर वैल्यू पता चलेगा। तो हमारे पास में जो प्राइस है, ठीक है, अभी हमारे पास में हमें क्या देखना है फेयर वैल्यू में, हमें देखना है कि किस दिन हमें ये दिए गए थे। दिए तो हमें ये जब गए थे तब 90 रुपए का प्राइस था, और जब ऑफर किया गया है, ठीक है, जिस प्राइस पर वो है 75। तो फेयर वैल्यू कितनी हो गई? फेयर वैल्यू हो जाती है 15 रुपए। अब ये कौन सी फेयर वैल्यू की बात हो रही है जिसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है? ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 15 रुपीज जो है उस पर हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे इसके कॉस्ट पर। नेक्स्ट आते हैं, एक कंपनी है जिसके पास में आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं 15 लाख रुपए के, जिनमें से 9 लाख रुपए जो है वो रिडीम कर लिए गए हैं यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स, और जो रेस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स हैं वो यहाँ पर इशू किए जाएंगे एट फेस रूपी वैल्यू ऑफ रुपीज 8। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी। 15,000 शेयर्स हैं जिसमें से 15 लाख शेयर्स हैं जिसमें से 9 लाख शेयर्स ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कितने शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, कितने हमारे पास बचे? ये हमारे पास बचते हैं 6 लाख शेयर्स। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने शेयर्स जो है हम इशू करेंगे, तो फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 8 रुपीज है। तो हमें क्या देखना है? 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 रुपीज। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, हमारे शेयर्स का यहाँ पर नंबर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट का जो है वो 100 रुपीज है, पीवी रेशियो 40% है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी 30,000 रुपीज है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमें यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट तो दे रखी है लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता नहीं रखा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए अब हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा।
जो कि 40 रुपीज है। अब क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को हमारे कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे और ये पर यूनिट जाता है, ये याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हमारे पास यूनिट्स हैं वो मैटर नहीं करता, हम केवल एक ही यूनिट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स की बात हो रही है कि डिक्लेरेशन जो होता है डिविडेंड का वो हमें किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन कौन सा है कंपनीज एक्ट का, ये होगा आपका सेक्शन 123। ओके, तो सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट गवर्न करता है प्रोविजंस जहां पर हमें डिक्लेरेशन और पेमेंट करनी है डिविडेंड की हमारे शेयर होल्डर्स को। अब आती है बात यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ये यहाँ पर किसके साथ में कम होती चली जाती है, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन, जैसे एक एग्जांपल समझो, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है। अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है तो आप यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर आए, जब आप पहली यूनिट का यहाँ पर पानी पी रहे हो तो आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा फील होगा, लेकिन आधा ग्लास खत्म होते होते कहीं ना कहीं प्यास तो बुझ चुकी होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि जो उसको पानी को पीने की जरूरत थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे ही मान लो आप यहाँ पर एक आइसक्रीम खरीद कर लाए, आपने आइसक्रीम की जब फर्स्ट बाइट ली, वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो खुशी आपको देगी, क्या वो लास्ट बाइट आने आने तक मिलेगी आपको? नहीं। तो यहाँ पर वही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जो कंजम्पशन है हमारे गुड्स का वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हर एक यूनिट से ड्राइव होने वाला कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसे कौन हेड करते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टैब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन्होंने ये कब स्टैब्लिश किया था? 2010 में। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट से ये नहीं बनी है और हेड कौन करता है इनको? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ मोटिवेशन थियरी दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैटिसिस? तो पहला है टू फैक्टर थियरी, दूसरा इक्विटी, ईआरजी, ड्राइव रिडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन थियरी जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर होम्योस्टैटिसिस क्या होता है कि भाई जो हमारी बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी की अपनी कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट होंगी और इंटरनल यहाँ पर नीड्स होंगी, राइट। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। इंटरनली हम यहाँ पर जो है अपनी बॉडी के जैसे टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करना होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम होम्योस्टैटिसिस बोलते हैं, जिसमें कि हम स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं डिस्पाइट कि एक्सटर्नली क्या चल रहा है। अब ड्राइव रिडक्शन थियरी यहाँ पर ये बोलती है कि हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें यहाँ पर हमारी जो बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है, तो अगर आपने एक बार खाना खाया और आपकी भूख मिटी, तो जब भी आपको भूख लगेगी आप कुछ खाओगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन थियरी बोलते हैं कि अब भूख जैसे आपको लगी, आप जैसे जैसे खाना खाते गए वैसे वैसे आपकी जो यहाँ पर हंगर की ड्राइव थी वो रिड्यूस होते हुए चली जाएगी। तो जो हमारा मोटिवेशन है वो कहाँ से आ रहा है? हमारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स की वजह से आ रहा है। अगर भूख लगेगी तो स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, ये सारी चीजें आती हैं, तो ये सारी चीजें अदरवाइज हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेल्स यहाँ पर हमारी 25,000 रुपए की हुई है, पीवी रेशियो 40%, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट या फिर लॉस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे, तो यहाँ पर सेल्स इंटू पीवी रेशियो निकाला। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो वो हमने जब माइनस किया तो कितना आया? -10,000 आया, मतलब लॉस हमारा हो रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू करना है अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। पहले आपको पता था हमारे पास क्या होता था? पेपर के फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, अब तो डीमैट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कौन सा सेक्शन है आपका?
सेक्शन का सेकंड क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि अगर कोई भी आपका सर्टिफिकेट जो है, शेयर सर्टिफिकेट, वो खो जाता है या फिर किसी वजह से खराब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात हो रही है कि हमारा जो आईएएस कर्व है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्सेस, इनकम एंड टैक्सेस, सेविंग्स एंड इनकम, सेविंग्स एंड इंटरेस्ट रेट, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम यूजुअली नेशनल इनकम लेते हैं एज ऑल्सो नोन एज अवर जीडीपी, राइट। तो यहाँ पर आईएएस कर्व हमेशा कैसा होता है, आपका डाउन स्लोपिंग होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगर आपने इकोनॉमिक्स अभी अपनी कवर कर ली है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आईएएस कर्व बनकर आ रहा होता है, या फिर कुछ इस तरीके से हमारा आईएएस कर्व देखने के लिए मिलता है, जो कि कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी और कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता चला जाता है और हमारी इनकम भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स में जाकर आप आईएसएलएम कर्व और अपनी थियरीज वगैरह जो है वो पढ़ लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट जो है उसको कौन रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट आपका यहाँ पर कौन रेगुलेट करेगा, सेबी यहाँ पर इसको रेगुलेट करेगा। ओके, तो हमारे पास में कॉर्पोरेट डेट मार्केट में क्या क्या हो सकता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, राइट। तो यहाँ पर आपका इशुएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज वन हु मेक्स subordinates feel that they are participating in decision making process even though he has already taken the decision। यहाँ पर लोगों को तो लग रहा है कि वो लोग उनकी तरफ से डिसाइड कर रहे हैं और तब उनका लीडर ये चीजें फॉलो कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लीडर ने ऑलरेडी अपने डिसीजंस ले लिए हैं, वो सिर्फ आपसे आपके मुंह से बुलवाना चाहता है कि डिसीजंस में आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो और आपका कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक तरीके से मैनिपुलेशन हो गया, राइट। तो ये क्या आंसर होगा इसका, मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक लीडर। ओके, चलो, तो यहाँ पर ये खुद का कंट्रोल मेंटेन करते हैं लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट कर देंगे कि एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है जिसकी 50,000 यूनिट्स उन्होंने परचेज करी है एट ₹2 पर यूनिट, यानी कि यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, इनका कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। मार्केट प्राइस जो है वो आपका 0.90 है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर जब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें जो भी कम होगा उसे हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑब्वियसली कम रहेगी, तो हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कितनी यूनिट्स है, 50,000 यूनिट्स, तो 50 इंटू 0.90 आप कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर 45,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है आपका वो है 24,000, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका 30,975 है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। अब कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि यहाँ पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका कितना है और प्राइस वेरिएंस, वेरिएंसेस क्या होते हैं पता है, अगर मान लो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जिसमें कि जो मटेरियल यूज हो रहा है वो 50 यूनिट्स होगा और यहाँ पर 50 यूनिट्स का जो प्राइस है फॉर एग्जांपल 150 है, बट अब आपने जब मटेरियल यूज करना शुरू किया, मान लो मशीन खराब हो गई, तो आपको 60 यूनिट्स यूज करनी पड़ी और जो टोटल कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कुछ परसेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से ये आपको कितने की पड़ी, फॉर एग्जाम्पल ये आपको पड़ी यहाँ पर 200 रुपीज की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, तो यही हमारा वेरिएंस होता है। ओके, तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता है, यूसेज और प्राइस के बराबर होता है। कॉस्ट आपको दे रखी है, यूसेज दे रखा है, तो कॉस्ट में से आप क्या करोगे, यहाँ पर यूसेज को माइनस कर दोगे, तो आपके पास में वेरिएंस आ जाएगा। अब अगर वेरिएंस यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब या तो एडवर्स या फिर अनफेवरेबल होता है कि ये डिजायर्ड नहीं है, और पॉजिटिव है तो मतलब फेवरेबल है, कंपनी का फायदा हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन डैश सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर का रिमूवल अगर करना है तो कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है कंपनीज एक्ट के? ये प्रोवाइड किया है सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके चलो, तो यहाँ पर बताते हैं कि जो रिमूवल है डायरेक्टर्स का वो शेयर होल्डर्स कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है M3 इन मनी सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज। M3 यहाँ पर क्या कहलाएगा आपके लिए? नैरो मनी, ब्रॉड मनी, शैलो, डीप या इजी? तो ये कहलाएगा आपका ब्रॉड मनी। ओके M3 कैसे निकालते हैं? M1 आपका क्या रहता है? M1 रहता है जो यहाँ पर करेंट अमाउंट हमारे पास बेसिकली लोगों के पास होती है, और बेटर से की करेंसी जो हमारी सर्कुलेशन में है, इसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट्स है जो हमारे कासा डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो आ गए, प्लस टाइम डिपॉजिट जो हमारे बैंक के साथ में है। चलो अब यहाँ पर आपके पास में लिक्विड और लेस लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी आ जाते हैं। लिक्विड जो एकदम ही रेडीली अवेलेबल है, और लेस लिक्विड जैसे अब आप टाइम डिपॉजिट्स को एक सर्टेन टाइम के बाद ही निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स स्ट्रक्चर फिनोमिना आपका दे रखा है अंडर विच जीएसटी पेड ऑन आउटपुट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स इज लोअर देन द टैक्सेस ऑन इनपुट इज नोन एज। तो जो टैक्स आपने यहाँ पर पे करा है किसके ऊपर? आपके आउटपुट के ऊपर, या जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आया, और टैक्स जो आपने पे करा है अपने रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा पर। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो टैक्स है ये यहाँ पर आपका टैक्स यहाँ पर आपका जो है वो हायर होगा। किस पर हायर है? इनपुट्स पर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पर अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन थियरी इन विच अ पर्सन एक्सप्लोर्स, एक्सपीरियंसेस, इनोवेट्स इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। ये हम कब कर सकते हैं? ये मैस्लो की एक्सटेंडेड थियरी ऑफ मोटिवेशन के अकॉर्डिंग हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में कर सकते हैं। मैंने आपको मोटिवेशन के चैप्टर में ये वाला पार्ट जो है पढ़ा रखा है, आप जाकर एक बारी चेक कर सकते हैं। ओके सॉरी, मैंने आपको मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया है। ओके सॉरी, वो मैंने एक और सब्जेक्ट है ABFM उसमें पढ़ाया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बाय अ कंपनी engaged in providing financial services will be classified as which activity in cash flow statement। अब कैश फ्लो का एक लेक्चर मैंने आपको फाइनेंस वीडियो सीरीज में करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाना, फाइनेंस और वीडियोस का वो देखना प्लेलिस्ट, वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। एक होता है कैश फ्लो, क्या होता है? पहले तो इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का, है ना। इनफ्लो है कि भाई इनकम आ रही है तो आपके पास पैसा आएगा, आउटफ्लो है कि एक्सपेंस हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, राइट। इतना समझ आया। अब ये जो है इनकम, ये हमें कैसे हो सकती है? अगर एक बिजनेस यहाँ पर कुछ सामान बेचेगा, उसका जो कोर ऑपरेशन है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट बेचती है बिजनेस, तो यहाँ पर टी शर्ट बेचने से उसको इनकम होगी। इसके अलावा हो सकता है उसकी मशीन वगैरह उसे बेचनी पड़ रही है तो उससे भी इनकम हो जाएगी। और क्या हो सकता है? हो सकता है उसने कोई बोरोइंग करी है या अपनी कंपनी का एक हिस्सा जो है कुछ शेयर्स बेच दिए तो उससे भी पैसा आएगा। तो ये तीन तरह की एक्टिविटीज हो गई। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो मेन ऑपरेशन से कंपनी को मिलती हैं। इन्वेस्टिंग की भाई यहाँ पर आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स जो हैं जैसे लैंड, मशीनरीज, इनको यहाँ पर बेचा या खरीदा है। और कैश फ्लो आपको फाइनेंसिंग से कैसे होता है? कि आपने डेट लिया है या फिर अपने शेयर्स इशू करे हैं, ठीक। अब अगर आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे करोगे, अगर आप शेयर्स यहाँ पर इशू करोगे तो डिविडेंड पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर कैश फ्लो आपका फाइनेंस एक्टिविटीज से देखने के लिए मिलता है। चलो बाकी आप एक बार अगर कैश फ्लो पढ़ना है तो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर आपको फाइनेंस वीडियो सीरीज में पढ़ा रखा है, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हो। मैंने मोटा मोटा ही अभी समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ पर आपके जितनी यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर 52,000 है जो कि हमने बजटेड रखी थी, ऑलरेडी हमने जो एस्टिमेट कर रखी थी। और एक्चुअल टोटल कॉस्ट हमारी 1,50,000 है जो कि 9,000 रुपए ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमारी 62,500 है। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है, राइट,
वो हमारी उसमें से अगर हमने ओवररन निकाल लिया कि क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितनी कॉस्ट यहाँ पर बजट की थी, वो है हमारी 1,41,000। इसमें से 52,000 रुपीज जो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट लगी है और बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट भी यही थी, वो हमने माइनस कर ली, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई। अब टोटल यूनिट्स हमारी कितनी है, 62,500। तो अगर मैंने 100 रुपए के सामान बेचा, एक मानकर चलो, और 10 यहाँ पर यूनिट्स थी, तो आप बोल सकते हो कि 10 रुपीज का एक यूनिट होगा। ऐसे ही इसको निकाल लोगे कि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 89,000, और यहाँ पर बनाई कितनी यूनिट्स है, 62,500। तो एक यूनिट यहाँ पर आपकी कितनी होगी कॉस्ट, वो आपको पता चल जाएगा। सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये आपसे पूछे कौन सा सेक्शन है जो कि यहाँ पर एनसीएलटी की बात करता है, तो सेक्शन 408 आपका बात करता है एनसीएलटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन गुड्स डिमांड कर्व जो है वो यहाँ पर कैसा होगा, तो गिवन गुड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे आपका रोटी चावल है ना, इसके अलावा यहाँ पर और क्या हो सकता है, दाल हो सकती है, तो ये सारे वो गुड्स हैं जो कि नॉन लग्जरी आइटम्स है, असेंशियल आइटम्स की लिस्ट में आते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये गुड्स आप कंज्यूम करते हो, अब अगर इनका प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब है ओवरऑल हर चीज का ही प्राइस बढ़ रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में आप अपने जो अदर नॉट सो इम्पोर्टेंट या असेंशियल आइटम्स हैं जो आप यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर मीट खाते हो, कुछ लोग पनीर खाते हो, ओके, तो यहाँ पर आप उनका कंजम्पशन तो कम कर रहे हो और किसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, इन आइटम्स का, ताकि यहाँ पर जो इस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है उससे बच पाओ। तो डिफरेंट गुड्स जो होते हैं इनका यहाँ पर स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा, कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे, मतलब डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यहाँ पर क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जैसे यहाँ पर आपके लिए गवर्नमेंट ने जनधन योजना के अकॉर्डिंग अकाउंट्स खुलवाए थे, तो ऑफ कोर्स आपके वही यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या हुआ था इसमें, ये वो अकाउंट्स हैं जहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं और आप जीरो अमाउंट सेविंग भी, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस जो है वो आपका जीरो भी हो सकता है। तो इतना यहाँ पर, ताकि जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है वो भी बैंकिंग सर्विसेज यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRD function that focuses on training given to employees for not just their job but also of organizations other functions। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर जिस पोस्ट के लिए हमने ज्वाइनिंग किया बस वही आपको मिल रही है ट्रेनिंग, बाकी चीजों की भी मिल रही है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, करियर प्लानिंग, करियर ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, या फिर यहाँ पर बोथ ए एंड बी। तो ये आएगा आपका करियर डेवलपमेंट, जो कि एक ब्रॉडर एचआरडी एक्टिविटी है। फोकस करिए कि इंडिविजुअल ग्रोथ हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की नीड्स के साथ में बढ़ती जाए, जहां हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कर रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एक लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, तो रेशियो एनालिसिस का ये आपका टॉपिक रहेगा। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा है एसिड टेस्ट रेशियो, तीसरा है आरओसीई रेशियो, चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और पांचवा है आपका आरओए रेशियो। अच्छा, यहाँ पर ना नॉट अ टाइप नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेशियो। वही मैं सोची थी कि सारे ऑप्शन तो यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो के हैं ही नहीं, सिर्फ यही है। तो एसिड टेस्ट रेशियो जो होता है यही हमारा लिक्विडिटी रेशियो भी कहला जाता है। तो लिक्विडिटी रेशियो को हम या तो एसिड टेस्ट रेशियो कह देते हैं, या फिर क्विक रेशियो, या फिर लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कितने लिक्विड एसिड्स हैं अपॉन यहाँ पर हमारी करेंट लाइबिलिटीज कितनी है। तो लिक्विडिटी, हमारे पास लिक्विड एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, ओके। तो ये हमारे पास बताता है कि क्या फर्म जो है अपनी वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर किसका सम होगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका पहला बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग होते हैं, ये ऑप्शन गलत। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल्स आपका नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं, प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये आपका आंसर सही होगा।
तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या आता है, मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाता है और एक्सपेंसेस आ जाता है, तो सभी तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तीसरा यहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, राइट। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हमारे। Section dash of the Companies Act 2013 provides for the alteration of memorandum or articles to be noted in every copy। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई भी चेंजेस आपके मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हो रहे हैं तो वो आप हर एक कॉपी में भी दिखाओगे। तो ये आता है आपका सेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनआई जो है वो आपके जीडीपी प्लस क्या होता है। तो जो भी नेट इनकम आपकी अब्रॉड से हो रही है, ओके, तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। नेक्स्ट पर आते हैं, इन द एफआरबीएम एक्ट द क्लॉज दैट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट कैन deviate from its annual fiscal deficit targets in situations of calamity and national security। कोविड के चक्कर में आया है, क्योंकि कोविड था तो उस टाइम पर भी हम अपने फिस्कल टारगेट से थोड़ा सा हटे थे। इसको क्या बोलते हैं, एस्केप क्लॉज बोलते हैं। तो एस्केप क्लॉज एफआरबीएम एक्ट में क्या करता है, गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट से थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हो ड्यूरिंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि कंसिस्टेंट है और यहाँ पर आप रूल्स के अकॉर्डिंग जाते हो, ऑल्सो डील्स विद रैंक एंड फाइल्स इज नोन एज। तो जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, जैसे कि आपका सेना में होता है ना, तो हमारी जो यहाँ पर आर्म फोर्सेस हैं उनके साथ में आप देखते हो ऐसी चीजें, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर रूल हमें फॉलो करना है, जो फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है वो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन है आपका, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ओके। तो यहाँ पर ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पर बात करता है कि आप यहाँ पर अपने लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हो with charitable objects such as promoting commerce, arts, science, education, social welfare। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड हैज सेल्स ऑफ $300,400, ठीक है, $3,400 का यहाँ पर सेल्स हुआ है, जिसकी कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर इतनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये है और टैक्स रेट आपके पास इतना है। फर्म ने यहाँ पर इतना अमाउंट डिविडेंड्स में पे करा है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में यहाँ पर कितना एडिशन होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, अब आपको यहाँ पर ईबीआईटी दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो सबसे पहले तो ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे कितना इंटरेस्ट आपने पे करा, फिर उसमें क्या करोगे, यहाँ पर जो भी टैक्सेस हैं, ठीक है ना, वो टैक्सेस का रेट लगा लोगे। टैक्सेस का रेट, अच्छा यहाँ पर क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर ली, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो टैक्सेस है, टैक्सेस पर आप देखोगे कि भाई टैक्स रेट हमारा कितना है। फिर जब टैक्सेस आपके पास आए हैं उसमें क्या करोगे, उसके बाद में यहाँ पर डिविडेंड पे करोगे और डिविडेंड पे करने के बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या होता है, तो अपने पास कंपनी रिटेन कर लेती है, राइट। अब ईबीआईटी क्या होता है, सबसे पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। तो आपने कितनी की सेल्स की है, 300,400 की, मतलब $3,400 की, जिसमें से आप क्या करोगे, 2 लाख यहाँ पर $70 क्या कर रहे हो, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इससे आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आ गया। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में जो टैक्स रेट है वो अप्लाई कर दोगे, उसे अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लोगे कि कितना आपको रिटेन्ड अर्निंग रखनी है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, प्रॉफिट का एक हिस्सा हम अपना डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हैं और दूसरा हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में कंपनी अपने पास रखती है। और ईबीआईटी में हमने डेप्रिसिएशन को पहले क्यों माइनस किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट हमारे टैक्स डिडक्टिबल होते हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता। और डेप्रिसिएशन अदरवाइज क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनी अमाउंट पेएबल बाय अ मेंबर टू द कंपनी विल बी ड्यू टू, यहाँ पर अगर कोई अमाउंट है जो कि कोई भी मेंबर कंपनी को पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पर किसके लिए ड्यू होगी, तो ये आपके कंपनी के लिए ड्यू होती है। ठीक है, तो एज पर कंपनी लॉ कोई भी अमाउंट जो कि अनपेड है हमारे शेयर्स पर या जो कॉल्स यहाँ पर कंपनी ने बनाई हैं वो पेबल हो जाती है बाय द मेंबर टू द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या होता है ये कि भाई यहाँ पर शेयर खरीदा गया तो शेयर में आपने पेड अप इक्विटी कुछ दे दी है लेकिन बचा हुआ अमाउंट अभी नहीं गया है जितने का ये शेयर था, तो अब शेयर होल्डर को बाकी बचा हुआ पैसा जो देना है वो किसको देना है, कंपनी को ही देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म कॉल्ड व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू, जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं तो उसे हम डेफिसिट बोलते हैं, और जब ये गवर्नमेंट की बात हो रही है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो इसे हम बजट डेफिसिट बोल देते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कब बोलते हैं, जब यहाँ पर लेस देन अ ईयर की बात हो रही है। डिफॉल्ट रिस्क इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये कितना होगा, ये डिफॉल्ट रिस्क, भाई गवर्नमेंट यहाँ पर कभी क्या आपको लगता है कि डिफॉल्ट कर सकती है, डिफॉल्ट क्या है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे अगर यहाँ पर लोअर देन कॉर्पोरेट डेट होता तो वो आंसर होता, क्योंकि 0 ना हम मानकर नहीं चलते, हम वैसे तो हम ठीक है मानकर भी चलते हैं नेग्लिजिबल रिस्क, लेकिन मान लो जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट थी अब वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर गई थी, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। वैसे हम रिस्क वेटेड एसेट्स तो 0 ही रखते हैं हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, तो ठीक है इसको भी आंसर ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। The type of management that motivates employees for working towards betterment of society is called, जब हमारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो बोल रहे हैं एम्प्लॉयज से कि आपको सोसाइटी का बेहतर करना है, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो इसको आप क्या कहलाओगे, ये कहलाएगा आपका लिंकियर बिल्डिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस और सोसाइटी के बीच में और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। What is the maximum number of directors that can be appointed in a public company? पब्लिक कंपनी में आप कितने यहाँ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, 15 डायरेक्टर्स आप कर सकते हैं, और मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। और प्राइवेट में कितने होते हैं आपके, 2 से लेकर कितने होते हैं बताओ, 200। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not included in purchasing managers index? तो यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई जिसे हम बोलते हैं ना, पीएमआई आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसमें क्या नहीं आता है ये आपसे पूछ रहे हैं। सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ कोर्स आता है, सप्लायर डिलीवरीज आती हैं, कंपनी इन्वेंट्रीज आती हैं, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आती हैं, कंज्यूमर प्राइस आपका यहाँ पर नहीं आता। तो कोई भी नए ऑर्डर, इन्वेंट्री लेवल्स आपकी कितनी है, प्रोडक्शन आपका कितना हुआ, सप्लायर डिलीवरीज आपने कितनी की और कितने लोगों को जॉब दी, सभी चीजें आपके पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में आती हैं। ठीक है, सीपीआई हमारे लिए होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि हम यहाँ पर लेते हैं। ओके, हमारे किसके लिए, कंज्यूमर प्राइस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर टेन्योर क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स का। तो कैश मैनेजमेंट बिल्स क्यों आए थे, क्योंकि टी बिल्स जो थे वो आपके 91 डेज से लेकर यहाँ पर 182 और 364 डेज के थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट को 91 डेज से कम के लिए पैसा चाहिए तो कौन होगा, कैश मैनेजमेंट बिल्स आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इसे क्या बोलोगे, स्टार नेटवर्क बोलोगे। ओके, तो यहाँ पर सभी मेंबर्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। कम्युनिकेशन का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैंने 3 पार्ट्स में कम्युनिकेशन करवा रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं मैनेजमेंट की सीरीज जो है वो भी शुरू कर दूंगी आपके पीएफआरडीए से पहले, ताकि आपका वो भी फ्री में ही कवर हो जाए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन मस्ट नॉट एक्सीड ऑफ द डैश नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर, जब हम यहाँ पर कमीशन दे रहे हैं अंडरराइटिंग के लिए तो वो यहाँ पर कितना ज्यादा परसेंटेज से नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये आपका 2.5% है। तो सेबी और कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन जो है
वो आप कितना दे सकते हो, 2.5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाता है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए फॉर अ डिपेंडेंट जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है and who is wholly dependent on an individual or HUF, the provision for which has been provided in that section of the Income Tax Act। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिडक्शंस की बात हो रही है, किस कौन से सेक्शन में होती हैं आपके, ये आपके आएंगे 80 DD के अंडर, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी से आपको DD याद रखना है, ओके। तो वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पर रहते हैं, अगर आप सारे इनकम टैक्स डिडक्शन पढ़ना चाहोगे ना तो आप ऐसे कर कर ही पढ़ सकते हो, जैसे 80E आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे थोड़ी सी आपको याद हो जाएंगी। चलो, anyone between the age of dash and dash years may open an NPS account। तो इंडिया में अगर आपको अपना NPS अकाउंट खोलना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के अंडर एक सब्सक्राइबर जो है उनको कितना कंट्रीब्यूशन मिनिमम पीरियड के लिए प्रोवाइड करना है फॉर योर पेंशन टू स्टार्ट, कितने साल के लिए आपको पैसा देना है, कम से कम 20 साल तक के लिए, ठीक है। तो 18 से 40 ईयर्स तक की हम इसको शुरू कर सकते हैं ना अटल पेंशन योजना को, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इन द ईयर डैश कमीशन्ड अ नेशनल प्रोजेक्ट टाइटल ओसिस टू एग्जामिन पॉलिसीज रिलेटेड टू ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। तो ये कब आपकी स्टार्ट हुई है ये पूछ रहे हैं, तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1999 में, ओके। अंडर ईपीएस स्कीम वंस द मेंबर हैज मेट द रिक्वायर्ड कंडीशन, अमाउंट जो है पेंशनेबल सैलरी की वो कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट ड्रॉन डैश मंथ्स सैलरी, कि कितना ईपीएस यहाँ पर उनका कट होगा, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर, लास्ट 7 महीने में उनकी एवरेज सैलरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएस पेंशन जो है 5 साल हो गया, ठीक है। ईपीएस पेंशन जो है विच इज टेक्निकली नोन एज एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम डेफिनेटली प्रोवाइडेड बाय, कौन इसे प्रोवाइड करता है, ईपीएफओ प्रोवाइड करता है। अंडर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना लोन ऑफ अप टू डैश ऑफ द परचेज प्राइस कैन बी अवेल्ड आफ्टर 3 years टू कवर इमरजेंसीज। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की बात करें तो आपको कितने % तक परचेज प्राइस के लोन मिल जाता है आफ्टर 3 years टू कवर 75%, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ गवर्नमेंट स्कीम मेंट फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कौन सी होती है, आपको पता होनी चाहिए, श्रम योगी मानधन, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ज्यादा नहीं होता है। पेंशन सेक्टर सबसे आसान सेक्टर है पढ़ने के लिए, चीजों को याद करने के लिए, और सबसे कम सिलेबस है और मैक्सिमम वेटेज आपको मिल जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। Maturity period of under the senior citizen saving scheme is dash years. However, individuals can extend the maturity duration for dash years by submitting an application. ये बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको इतना मैच्योरिटी पीरियड दिया है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो बाय डैश ईयर्स। क्या करना होगा, बस एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में 1 साल के ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। तो ये आपका कितना है, 5 साल और 3 साल, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही था। हमारे प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में हमने आज कवर किया है हमारा पेपर 1 का, फेज 1 का, सॉरी पेपर 2, ओके। इसके अलावा गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम आपको पीडीएफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो जहां पर आपको सभी अच्छे से यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है आपके सब्जेक्ट्स की। तो अपन क्या क्या कवर करते हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप कॉम्बो कोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर, तो उसमें हम फेज 1 पेपर 2 एंड फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट के मिलते हैं, कॉमर्स एंड पेंशन सेक्टर के मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपको रिविजन शीट्स मिल जाती हैं। आप हमारे साथ में यहाँ पर अपने मॉक्स भी लगा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, जो कि है आरपीए एकेडमी, ठीक है। आरपीए एकेडमी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और फिर आप अपने मॉक्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पेंशन सेक्टर के भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपको अगर चाहिए कि आप डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
इसके अलावा आपको सेबी ग्रेड ए का कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इसके टॉपिक वाइज नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, रिविजन शीट्स, ये सभी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्राइस आप देख सकते हैं इसका। इसके अलावा अगर आप चाहते हो करंट अफेयर्स के कोर्स हमारे साथ में ज्वाइन करना, जो कि आपका आरबीआई, नबार्ड, इरडा, सेबी, पीएफ, आरडीए सभी के नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर सीरीज, ठीक है। इसके अलावा मंथली पीआईबी, आरबीआई, सेबी सर्कुलर आपको मिल जाते हैं। 150 एमसीक्यूज हर महीने के करंट अफेयर्स के हिसाब से बेस्ट वाले आपको मिलते हैं। और यहाँ पर एडिटोरियल एज में हम मंथली रिव्यू और एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। अलोंग विद दैट हम आपको ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके आंसर्स आपके मेंटोर्स ही चेक कर रहे होते हैं और आपको फीडबैक भी देते हैं। 1-to-1 फीडबैक यहाँ पर आपको मिलता है और साथ में यहाँ पर हम आपको मॉडल आंसर भी देते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स कवर्ड है, ये सभी एग्जाम्स हमारे कवर होते हैं। तो आप चाहते हो तो आप हमारे साथ इन कोर्सेज के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, तो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आरबीआई का है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली भूलना नहीं है। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।